नमस्कार बच्चों। तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th हिंदी आपकी जो कविता है एक मन के भोले भाले बादल, सबसे पहली कविता है ये आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक की। इसकी एक छोटी सी क्विज़ करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी ने पोएम अच्छे से पढ़ ली होगी। बादलों के बारे में, बारिश के बारे में आपकी कविता है और कुछ बारिश से रिलेटेड, वर्षा से रिलेटेड कुछ और जो फैक्ट्स हैं, कुछ जीके के जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपसे पूछे जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से लिखा होगा सब्सक्राइब, आप उसको टैप कर देंगे जिससे नेक्स्ट टाइम कोई वीडियो आए तो आपको पता लग जाए। ओके, तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, कवि कैसे बालों वाले बादलों के विषय में बता रहा है। कवि ने बताया है कि कैसे बालों वाले, पहली लाइन में ही। तो बताइए कि जो बादल है उनके बाल को कवि ने कैसे डिस्क्राइब किया है, कैसे बाल हैं उनके। आपके ऑप्शंस हैं काले काले बाल है, झब्बर झब्बर बाल है या फिर घुंघराले बाल है। एक्चुअली तीनों ही जो आपके विशेषण हैं वो इस्तेमाल किए गए हैं आपकी कविता में, लेकिन अलग अलग चीज़ों के लिए, है ना। तो बालों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया है उसने, काले बाल, झब्बर झब्बर बाल या फिर घुंघराले बाल। विशेषण आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है और ये जो तीनों शब्द है ये आपके विशेषण है क्योंकि विशेषता बता रहे हैं आपकी। ओके, अगला प्रश्न है, खाली स्थान भरिए, कुछ खाली जगह से तोंद फुलाए। ये भी कविता की एक लाइन है। तो जो किसकी तरह तोंद फुलाए बादल कवि को लग रहे हैं आसमान में। आपके ऑप्शंस हैं, कुछ हाथी से तोंद फुलाए, कुछ जोकर से तोंद फुलाए, कुछ भालू से तोंद फुलाए। तो किससे जो बादलों के जो पिक्चर वो देख रहा है बादलों में, उनकी तोंद उसको किसकी तरह लग रही है कि उसकी तरह फूली हुई है, हाथी जैसे, जोकर जैसे या फिर भालू जैसे। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। तो ये एक हिंट है, अगर आपको कविता में भूल गए हैं आप या फिर आपको याद नहीं है तो ये इससे आप हिंट ले सकते हैं, इसकी तरह तोंद फुलाए उसने बोला है। अगला प्रश्न आपका, कवि के अनुसार बादल कैसे पंख लगाए हुए हैं। उसने ये भी कहा है कि ऐसा लगता है कई बादलों के पंख लगे हुए हैं। तो किसके पंखों से उन्होंने तुलना की है बादलों के पंख की। आपके ऑप्शन है, तितली जैसे, कुछ तितली से पंख लगाए, चिड़ियों जैसे, कुछ चिड़ियों से पंख लगाए या फिर परियों जैसे, कुछ परियों से पंख लगाए। तीनों के पास ही पंख होते हैं। तितली बड़े सुंदर पंख होते हैं, आपने देखा होगा। चिड़िया के पास भी पंख होते हैं, बहुत ऊंचे आसमान तक उड़ने में उनकी मदद करते हैं, और परियों के भी पंख होते हैं। तो बताइए कि बादलों के पंख, कवि के अनुसार बादल किसके पंख लगाए हुए हैं, तितली जैसे, चिड़िया जैसे या फिर परियों जैसे। ओके, सो इस पिक्चर को आप हिंट के तौर पे ले सकते हैं। इसका अगर आंसर देना है तो ये एक हिंट है आपके लिए, क्ल्यू है। अगर आपको उत्तर नहीं पता तो आप उत्तर दे सकते हैं, और पता है तो क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपका उत्तर सही है या नहीं। अगला प्रश्न है, डैश खाली जगह बजाते बादल। बादल क्या बजाते हुए दिख रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं कवि को। आपके ऑप्शन हैं, ढोलक ढोल, कि ढोलक और ढोल बजा रहे हैं बादल, बांसुरी, बांसुरी बजा रहे हैं या फिर तबला। अगेन तीनों ही आपके म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो बादल क्या बजाते हुए दिख रहे हैं, ढोलक ढोल बजाते बादल, बांसुरी बजाते बादल या फिर तबला बजाते बादल। कविता अगर आपको याद है जो होनी चाहिए, एक बार मन में पूरी कविता दोहरा लीजिए, ये लाइन आपको डेफिनेटली आपकी कविता में मिल जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगेन हिंट ये है आपका, अगला प्रश्न है, मन के भोले भाले बादल कविता किस कवि द्वारा लिखी गई है। जब भी आपको कोई कविता दी होती है तो नीचे नाम ज़रूर दिया होता है कवि का कि ये कविता किन्होंने लिखी है। तो बताइए ये जो कविता है आपकी मन के भोले भाले बादल, इसके कवि कौन है। आपके ऑप्शन हैं, ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी महादेवी वर्मा या फिर सी कल्पनाथ सिंह। तीनों ही हमारे अगेन हिंदी जो भाषा है उसके बहुत अच्छे राइटर हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक्चुअली ये बांग्ला के राइटर है, और इन्होंने, आपको पता भी होगा कि हमारा जो राष्ट्रगान है वो इन्होंने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो इस आपकी कविता किसने लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेवी वर्मा, कल्पनाथ सिंह। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, ता प्रत्यय, ये प्रत्यय है, प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। प्रत्यय आप जानते होंगे
थर्ड क्लास में प्रत्यय उपसर्ग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। प्रत्यय होता है आपका जो किसी शब्द के पीछे लग के नया शब्द बनाता है। जैसे एक शब्द मैंने लिखा अपना, एक शब्द है, अब मैंने अपना के पीछे एक नया शब्द लगा दिया पन, तो अब एक नया शब्द बन गया अपनापन। तो यहाँ पर ये जो पन है ये आपका प्रत्यय है, क्योंकि इसने इस शब्द के पीछे लग के एक नया शब्द बना दिया है। समझ गए आप? तो आपको जितने भी शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं इनके पीछे ता प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाना है। महान, मानव, एक। और इसमें आप लोग क्या गलती करते हैं, जब बच्चे मुझे आंसर देते हैं तो वो ऐसे लिखते हैं आंसर, महान अलग लिखेंगे और उसके पीछे ता अलग लिखेंगे। आपको ऐसे आंसर नहीं लिखना है। चलिए एक आंसर मैं आपको बता देती हूँ। आपको प्रॉपर अब वो एक शब्द बन जाता है। इसका उत्तर होगा महानता। ठीक है, एक क्वालिटी है किसी की, है ना, आदमी बहुत महान है, उसकी महानता दिखती है। सो ये नया शब्द बन गया महानता। ठीक, अब इसका उत्तर आप मुझे कमेंट सेक्शन में नहीं देंगे, इसके पीछे ता प्रत्यय लगाकर और एक के पीछे ता प्रत्यय लगाकर इन दोनों के आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज परि उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए। जैसे प्रत्यय शब्द के पीछे लगकर नए शब्द बनाते हैं, ऐसे उपसर्ग शब्द के आगे लगकर नया शब्द बनाते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, प से पीछे, प से प्रत्यय, आ से आगे और ऊ से उपसर्ग। ठीक है ना, उपसर्ग शब्द के आगे लगते हैं। जैसे मान लीजिए एक शब्द है आपका देखा, एक अलग से शब्द है, अब इसके आगे मैं एक और शब्द जोड़ देती हूँ, एक दो अक्षर जोड़ देती हूँ अन, तो अब ये नया शब्द बन गया आपका अनदेखा, है ना। तो यानी कि अन आगे लगते ही शब्द में एक नया शब्द बन जाता है जिसका अर्थ भी बिल्कुल अलग है। देखा मतलब देखना, अनदेखा करना मतलब इग्नोर करना, किसी को ना देखना। ठीक है, तो ये हमारे होते हैं उपसर्ग जो शब्द के आगे लगते हैं। अब आपको इसमें परि उपसर्ग लगाना है, बहुत ध्यान रखना। एग्जाम में जनरली पूछा जाता है आपसे उपसर्ग प्रत्यय, तो कई बार बच्चे ऐसे करते हैं, भाषा के आगे अगर भाषा उपसर्ग लगाएंगे तो भाषा परि लिख देंगे। तो ध्यान रखना है, परि आपको आगे लगाना है क्योंकि उसने उपसर्ग बोला है। ठीक है, तो इसमें एक का उत्तर मैं बता देती हूँ। भाषा के आगे अगर आप परि लगाएंगे तो ये शब्द बनेगा परिभाषा। ओके, देखिए बिल्कुल नया शब्द है, परिभाषा मतलब डेफिनेशन। तो भाषा में परि जोड़ के आपने एक बिल्कुल ही नया शब्द जनरेट कर दिया। तो ऐसे ही आपको अब इनके पीछे, इनके आगे परि लगाना है, माफ़ करिए, परि और पीछे वेश होना चाहिए। वेश एक अपने आप में शब्द है। जन, जन के आगे भी परि लगा के नया शब्द बनाना है। ओके, सेम आपके इंग्लिश ग्रामर में भी है। जैसे उपसर्ग प्रत्यय यहाँ पर है, वहाँ पर प्रीफिक्स एंड सफिक्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विलोम शब्द। विलोम उल्टे शब्द जो होते हैं आपके, विपरीत शब्द। जैसे दिन, दिन का बिल्कुल उल्टा होगा रात, है ना। तो यहाँ पर आपको शब्द दिए हुए सफलता, हार, होशियार। इधर है मूर्ख, विफलता एंड जीत और जीत। तो आप इसका आंसर इस तरीके से करेंगे। सपोज करिए आपने लिखा आंसर 8 ए का आपको क्या लगता है कौन सा विलोम शब्द है? मान लीजिए आपको लगता है कि सफलता का मूर्ख होना चाहिए, तो आप लिखेंगे A1। ओके, सिमिलरली बी में जो, ये गलत है वैसे, मैं आपको पहले बता दूं ये रॉन्ग है, बट जो आपको लगता है ए के आगे वो लिखेंगे नंबर 1, 2 या 3 में से जो भी आपको लगता है सफलता का विलोम है। सिमिलरली बी के आगे जो इसका विलोम लगता है वो लिखेंगे, सी के आगे जो इसका विलोम लगता है वो लिखेंगे। ओके, तो या इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कर देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बहुवचन। आपके हिंदी में दो वचन होते हैं, एक वचन जो शब्द एक किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है सिंगल, बहुवचन एक से ज़्यादा के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कपड़ा एक और बहुत सारे अगर होंगे तो आप कहेंगे कपड़े, खिड़की खिड़कियाँ। ओके, तो यहाँ पर आपको ऐसे कुछ शब्द दिए हुए हैं, रोटी, चाबी और घोड़ा। एक है तो रोटी, बहुत सारी है तो क्या कहेंगे? एक है तो चाबी, बहुत सारी चाबी अगर है तो उनको क्या कहेंगे? एक है तो घोड़ा, और बहुत सारे होंगे तो क्या कहेंगे? इसमें मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं जो आप जनरली गलती करते हैं। बच्चे सोचते हैं रोटी का रोटियां होगा, ये तो आपको पता होगा, आप लोग ऐसे लिख देते हैं रोटियां। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी कभी आपका आखिर में बड़ी की मात्रा आती है और उसका आपको बहुवचन बनाना है तो ये बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा बन जाती है आपकी और बाद में यहाँ लग जाता है। तो इसका उत्तर होगा रोटियाँ। समझ रहे हैं आप? तो यानी कि आपको पहले तो मात्रा चेंज करनी है। जैसे इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, आपने लिखा दवाई, दवाई का प्लूरल होगा दवाइयाँ, तो आप लिखेंगे दवाइयाँ। अब छोटी ई आएगी, बड़ी ई नहीं आएगी इसमें। ओके,
तो जब भी आप किसी का प्लूरल बनाएं, बहुवचन बनाएं, और आखिर में अगर उस शब्द के बड़ी की मात्रा जैसे चाबी में है तो बहुवचन में बड़ी ई की मात्रा छोटी ई की मात्रा में परिवर्तित हो जाएगी और पीछे या लग जाएगा। चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने इसका। आगे आते हैं। अगला प्रश्न है संज्ञा पहचानो। संज्ञा और सर्वनाम दोनों ही। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था, वह एक मुगल बादशाह थे। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कोई सेंटेंस, मैंने आपको बोला कि बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे मैदान में हैं, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो मैंने कहा वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसमें जो वे शब्द है वो किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? बच्चों के लिए। जैसे मैंने कहा बच्चे खेल के मैदान में है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आप समझ गए बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बच्चे की जगह जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो आपका सर्वनाम होता है, यानी कि संज्ञा के बदले जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो आपके सर्वनाम होते हैं। इनको आप इंग्लिश में प्रोनाउन बोलते हैं, और संज्ञा तो आपको बहुत डिटेल में हम लोग करा चुके हैं। नाउन, नाउन आपके नेमिंग वर्ड्स होते हैं, नाम वाले शब्द होते हैं। तो इसमें से आप संज्ञा पहचानो। इस सेंटेंस में से ताजमहल शाहजहां द्वारा बनाया गया था, वह एक मुगल बादशाह थे, और सर्वनाम भी पहचानो। एक चीज़ और बता दूं, आप इसमें दो से ज़्यादा संज्ञा है, लेकिन आपको इसमें से 2 संज्ञा तो कम से कम ढूंढनी है। इसमें देखा जाए तो 4 संज्ञा है इस सेंटेंस में। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, वह एक मुगल बादशाह थे। आपको कोई 2 संज्ञा ढूंढनी है और एक सर्वनाम। ओके, चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। आगे आते हैं। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, वाक्य में क्रिया पहचानिए। क्रिया आपके होते हैं डूइंग वर्ड्स, जो होते हैं वर्ब जिनको आप बोलते हैं, जिनसे किसी काम का आप क्या काम हो रहा है वो पता लगता है। जैसे मैं कहूँ बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, तो इसमें उड़ा शब्द से आपको पता लगा कि क्या कर रहे हैं। बच्चे पतंग बना नहीं रहे हैं, बच्चे पतंग उठा नहीं रहे हैं, काट नहीं रहे हैं, वो उड़ा रहे हैं। तो ये शब्द आपकी क्रिया शब्द हो गई। तो आपको बताना है इसमें कौन सी क्रिया है। अध्यापक बच्चों को हिंदी पढ़ा रहे हैं, कौन सा शब्द है जिससे आपको पता लगता है क्या काम हो रहा है? आपके ऑप्शन से अध्यापक, बी हिंदी, या फिर सी पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी एक क्रिया है? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है। राधा के पास काली बिल्ली है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है। जैसे मैं कहूँ राधा बहुत होशियार है, तो होशियार शब्द ने बताया कि राधा कैसी है ना। तो यहाँ पर कौन सा शब्द है जो किसी की विशेषता बता रहा है? आपके ऑप्शन हैं पास, काली, या फिर राधा। ओके, अगला प्रश्न है पर्यायवाची शब्द बताइए। किनारा, किनारा का पर्यायवाची शब्द इधर से आपको मैचिंग करनी है। इसमें वृक्ष और बादल, और इधर है आपके तरु, मेघ और तट। आपको क्या लगता है किनारे का पर्यायवाची क्या होगा? तरु होगा, मेघ होगा, या तट होगा? किनारा जैसे कोई नदी है आपकी, और जो बैंक होता है, बैंक ऑफ रिवर बोलते हैं ना आप, कॉर्नर पॉइंट जो होता है किसी चीज़ का, जहाँ पर कोई चीज़ खत्म होती है, वो किनारा होता है। वृक्ष तो पता ही होगा आपको, पेड़ को कहते हैं। बादल भी आपको पता होगा। तो इनमें से कौन सा इन तीनों के पर्यायवाची कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताएंगे, और आपको याद भी होने चाहिए। चलिए अगला प्रश्न। कवि के अनुसार बादल कहाँ बाढ़ लाते हैं? कविता में कवि ने बताया है, तो कहाँ पर बाढ़ लाते हैं? घरों में, नदियों में, नालों में, या फिर बी और सी दोनों, नदियों और नालों दोनों में? कौन सा ऑप्शन सही है? बादल कहाँ बाढ़ लाते हैं? घरों में बाढ़ लाते हैं, नदियों में बाढ़ लाते हैं, नालों में बाढ़ लाते हैं, या फिर नदियों और नालों दोनों में बाढ़ लाते हैं? चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। सो ये देखिए, बादल यहाँ पर बाढ़ लाते हैं, इस जगह पर और इस जगह पर। तो ये दोनों क्या चीज़ है जानते ही होंगे आप। अगला प्रश्न है। हमें बिजली पहले चमकती हुई दिखाई देती है, उसके बाद बादल की गर्जना सुनाई देती है, क्यों? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये आपके जीके का बहुत अच्छा प्रश्न हो सकता है। आपकी 9th क्लास की साइंस में प्रॉपर इसका रीज़न भी आपको दिया हुआ है, और ये मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी भी, क्योंकि आपके लेवल से थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये, लेकिन आपको पता होना चाहिए। जीके के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने देखा होगा आसमान में, कभी भी आप देखें बारिश से पहले आपको बिजली चमकती हुई दिखती है, लाइटिंग दिखती है, उसके बाद आपको आवाज़ आती है बादल गरजने की। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से तेज होने के कारण, या फिर हमारी आँख आगे और कान पीछे होने के कारण आँखों से पहले दिखता है, कान से बाद में सुनता है, या फिर दोनों में से कोई नहीं? आप उत्तर दीजिए, फिर मैं बताती हूँ इसका उत्तर आपको।
चलिए उत्तर दे दिया होगा आपने। अब देखिए, जो आपकी बिजली और बादल जो गरजते हैं, दोनों घटनाएं एक साथ ही होती है। जब बादल आपस में टकराते हैं तो बिजली चमकती हुई दिखती है और उसी टाइम आवाज़ आती है, लेकिन आपको पहले बिजली दिखाई देती है, बाद में आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है, प्रकाश की जो गति होती है, वो तेज़ होती है साउंड की स्पीड से। ठीक है, तो बिजली जल्दी हमारी आंखों तक दिखाई दे जाती है, वो जल्दी स्पीड से आती है, और जो साउंड है वो लेट स्पीड, वो थोड़ी स्लो स्पीड से आते हैं, तो वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो इसका आंसर ए होगा। समझ गए आप लोग? और इसे आप ध्यान भी रखेंगे, आपसे मैं जीके में इस बार पूछ भी सकती हूँ ये क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में किस जगह सबसे ज़्यादा बारिश होती है? जगह का नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए मैं बता देती हूँ। माउसिन राम वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, लगभग रोज़ ही बारिश होती है। अब वो किस राज्य में है ये आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन हैं ए मेघालय, बी राजस्थान, या फिर सी लद्दाख। मेघालय, राजस्थान, लद्दाख सबसे अधिक बारिश किस राज्य में होती है, ये प्रश्न होना चाहिए था। चलिए उत्तर कर दिया होगा आपने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मुख्य रूप से बारिश में ही दिखाई देता है? तो जैसे मैंने कहा था, जब आप कोई चैप्टर पढ़े, जैसे इसमें आपने बारिश के बारे में पढ़ा, तो एक्स्ट्रा चीज़ें भी उसके बारे में कर ले। ऐसा नहीं है कि कविता है तो आप सिर्फ कविता पर ही लगे रहे, उसका ग्रामर पार्ट, क्वेश्चन आंसर्स और उसमें जो रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी आप साथ साथ देखें। तो ये आपको पता होगा कौन सा कीट है ऐसा जो आपको बारिश के समय ही दिखता है। सांप, केचुआ या फिर बिच्छू। जैसे ही बारिश होती है ये सब बाहर आ जाते हैं, ये जिस कीट की बात हो रही है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि इनके घरों में पानी भर जाता है। ये जो देखिए, ये जो आपका एक हमारा एनिमल है, ये धरती के अंदर रहता है, मिट्टी के अंदर खोद के, लेकिन जब बारिश होती है तो मिट्टी में पानी भर जाता है, तो ये बाहर आ जाता है इस वजह से। ऐसा नहीं है कि इसको नहाना पसंद है इसलिए। ओके, तो इसका नाम आपको पता ही होगा और आपने उत्तर भी दे दिया होगा। अगला प्रश्न है, मेघालय की राजधानी क्या है? 4th क्लास में आपको स्टेट्स की कैपिटल पता होनी चाहिए। मेघालय हमारे एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, तो उसकी कैपिटल बताइए, राजधानी बताइए क्या है। आपके ऑप्शन है मुंबई, अगरतला और मिज़ोरम। मुंबई में आपको ईवीएस में पढ़ा चुकी हूँ कहाँ की कैपिटल है, अगरतला आप बता देंगे। मिज़ोरम एक स्टेट है हमारा, कैपिटल नहीं है किसी की। चलिए इतना हिंट बहुत है आपके लिए। ओके, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम बारिश कहाँ होती है? सबसे कम बारिश चेरापूंजी, लखनऊ या फिर जैसलमेर। चेरापूंजी, लखनऊ, जैसलमेर, सबसे कम बारिश कहाँ होती है? हिंट के तौर पे मैं इतना बता देती हूँ कि सबसे कम बारिश राजस्थान में होती है। आपको पता भी होगा राजस्थान का मोस्टली जो पार्ट है वो डेजर्टिक है, वहाँ पर डेजर्ट है बहुत ज़्यादा, दूर दूर तक जगह तक आधे से ज़्यादा पार्ट राजस्थान का मरुस्थल है। यस, तो रेत बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश बहुत कम होती है, पानी भी बहुत कम है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर ऊँट चलता है क्योंकि वो कई दिन तक बिना पानी पिए रह सकता है, इसलिए हम ऊँट को रेगिस्तान का जहाज़ भी कहते हैं, शिप ऑफ द डेजर्ट। तो ये जो जगह है जिसकी मैं बात कर रही हूँ ये राजस्थान में है। अब आपको पता होगा इनमें से कौन सी जगह राजस्थान में है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? फिर से, जो सबसे बड़ा मरुस्थल है भारत का, डेजर्ट जो है सबसे बड़ा, वो राजस्थान में ही है, उसका नाम बताइए। आपके ऑप्शन हैं सहारा, गोबी या फिर थार। सारा मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल या फिर थार मरुस्थल। ओके, आंसर कर दिया होगा आपने। तो देखिए, वैसे अगर मैं दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करूँ तो वो सहारा मरुस्थल होगा। सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेजर्ट है और ये आपका अफ्रीका में है, बट ये इंडिया का नहीं है। आपको इस क्वेश्चन में इंडिया का बताना है, थोड़ा सा सर्च करिए आप लोग, आपको पता चल जाएगा। राजस्थान में, इतना मैंने आपको बता दिया है। सो दैट्स ऑल, ये हमारी इस चैप्टर की थोड़ी सी क्विज थी। उम्मीद है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सीखने को मिली होगी और पोएम भी एक बार रिवाइज हो गई होगी आपकी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।